नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आप बिल्कुल भी इसे मिस न कीजिए। हम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं उन सभी पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन सभी के क्वेश्चनों का यहाँ पे निचोड़ होगा। तो आप पूरी वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। यदि दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले हैं भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी संख्याओं का औसत निकालते हैं वो औसत मध्य की संख्या होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमको निकालना है 3, 4 और 5 का औसत हमें निकालना है। तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत हमेशा मध्य की संख्या होगी, यानी कि 4 होगी। देखिएगा दोस्तों कैसे होगा, जैसे कि हम औसत निकालते हैं तो हम उनका योग कर लेते हैं, 3 + 4 + 5, और जो जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। तो 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। 3, 4 और 5 3 संख्याएं हैं, तो 3 से भाग दे देते हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12/3 तो हमारा जो औसत रहेगा वो 4 होगा। तो मैंने बताया था कि जो औसत होती है वो हमेशा मध्य की संख्या होती है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें निकालना है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, तो हमें इनका औसत निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो औसत a है यानी कि मध्य की संख्या है, तो इसके बाद की संख्या का क्या होगी? a + 1, a + 2, a + 3, और इनके पहली की संख्या क्या होगी? a - 1, a - 2, a - 3। तो देखिए कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 7 लगातार संख्याएं, और इनका औसत क्या है? a है। अब बोला क्या गया है कि यदि दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले हैं, तो इनसे पहले कौन कौन सी संख्याएं हो जाएगी? a - 4 और a - 5 इनसे पहले है। इनसे पहले कौन कौन सी है? a - 4 और a - 5। फिर तो नया औसत क्या होगा? तो हम देख लेते हैं, इनकी मध्य की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल संख्याएं 9 हो गई, तो पांचवी वाली जो संख्या हो जाएगी यानी कि a - 1, वो हमारी औसत हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा a - 1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको ये इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप एवरेज के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। x² - y² बराबर 80 दिया गया है और x - y बराबर 8 है। तो x और y का औसत है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, x² - y² होता है आपका x + y और x - y। तो x + y और x - y होता है हमारे। तो x + y और x - y बराबर 80 कर देते हैं, और x - y का जो हमारे पास मान है वो है हमारे पास 8 है, और इधर है 80। तो हम x + y का मान निकाल सकते हैं। तो निकल के क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 हमारे पास आ गया। तो हम अब x और y का मान निकाल सकते हैं। तो x + y 10, और यहाँ पे x - y का मान दिया ही गया है, तो ये 8। तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर y y कट जाएगा, y से y, और ये आ जाएगा 2x, और ये इधर 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो जब x बराबर 9 आ गया, तो x बराबर जब 9 है दोस्तों, तो ये y बराबर 1 होगा, तभी 10 होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो
अब हमारे पास दो संख्याएं आ गई, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों। तो अब करना क्या है कि हमें औसत पूछा गया है, तो औसत पूछा गया है तो हम इनको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं हैं उनसे हम भाग दे देते हैं। तो दो संख्याएं हैं, 9 है और 1 है, दो संख्या है, तो इससे भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों? 5 आपका आएगा। तो 5 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी एसएससी में जितनी भी आपकी एसएससी की जो पेपर होती है उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको लोगों को करवा रहा हूँ, तो ये उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अक्सर उलझ जाते हैं, तो आपको उलझना नहीं है, इसको कैसे सुलझाना है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। अब हमें भाग दिया है, इतना भाग दिया है, इतना दिनों में कर रहा है, तो हम करेंगे क्या कि 1/3 भाग जब 5 दिनों में वो कर रहा है तो अब पूरा कितना करेगा दोस्तों? जब वो पूरा काम कितना करेगा? 15 दिनों में। पूरा काम कितना दिनों में करेगा वो? 15 दिनों में। इससे 3 और 5 का गुणा कर देते हैं तो क्या है, हमें हमारा पूरा भाग निकल जाएगा। तो 1/3 काम 5 दिनों में करता है तो पूरा काम 15 दिनों में करेगा। उसी प्रकार अगर 2/5 भाग 10 दिनों में करता है तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा? 2 से 5 बार में चला जाएगा तो पूरा काम करेगा आपका 25 दिनों में। तो हमारे पास ए और बी की जो है एक दिन में पूरा कितना काम कर लेता है उसकी वैल्यू आ गई। तो वो पूरा काम करता है आपका 15 दिन में, एक और बी जो काम करता है वो करता है 25 दिनों में। अब करना क्या है दोस्तों, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेने पर क्या है, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 75 आएगा और इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। अब हम इससे क्या है भाग दे देते हैं, 15 पंचे 75 और 25 दिया 75। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 8 और 75/8। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 सही 3/8 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर आपका 9 सही 3/8 दिन आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपया है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें सेलिंग प्राइस दी गई है। सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है दोस्तों? सेलिंग प्राइस दी गई है 31,200। तो हमें 30% तथा 20% के दो क्रमिक छूट लाभ दिए जा रहे हैं। तो हम 30% को क्या लिख सकते हैं? हम 3/10 लिख सकते हैं ना? हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं। 30% को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 हम लिख सकते हैं। यानी कि मेरा सीपी पहले 10 था तो बाद में 13 हो गया, एसपी बेचने पर 13 हो गया। उसी प्रकार हम 20% को लिख सकते हैं, हम 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि मेरा सीपी 5 था तो वो बेचने पर 6 हो गया, बेचा मैंने 6 में। और इस रेशियो को हम एक्चुअल प्राइस से हम बराबर कर देते हैं। तो 31,200 तो काट लेते हैं हम, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, फिर ये 6 से चला जाएगा, 6 चौके 24, तो ये 400 आ गया हमारे पास। तो हम जो ये वाला जो प्राइस है, जो इसका अनुपात है सीपी का, उससे हम गुणा कर देते हैं 400 को। तो ये है आपका 50, 10 पंचे 50 गुणा 400। तो ये आपका आंसर आ गया आपके पास 20,000 आपका सही आंसर आ गया दोस्तों। तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा? 20,000 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों।
तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम अगले एवरेज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। तो हम मान लेते हैं वो विषम संख्याएं कौन कौन सी है। पहली संख्याएं x है, फिर विषम संख्या यानी कि हर दूसरी संख्याएं विषम संख्याएं होगी। तो x+2, x+4 और x+10, सॉरी x+ ये हो जाएगा आपका 6। तो पहली संख्याएं होगी, ये दूसरी संख्याएं होगी, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या है। और इनका जो औसत है वो क्या है, 40 है। और ये बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जितनी संख्याएं होती है उतनी संख्याएं नीचे होती है। ठीक है, 4 संख्याएं हैं तो नीचे में 4। तो इन सब का जो कुल योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 160। और हम इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x और 6 6 12। तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 148। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 37 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो तो है आपकी 37, जो कि x की वैल्यू आ गई है। और सबसे बड़ी संख्या है वो है आपका x+6, यानी कि 37 + 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्याएं हो जाएगी आपकी 43, आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। या तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि हमने क्या बोला था कि जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था एवरेज का क्वेश्चन। मैंने बोला था कि जो औसत होती है वो हमेशा मध्य की संख्याएं होती है। तो जो औसत होती है वो मध्य की संख्याएं होती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गई आपकी 40, ये औसत है। हमें क्या बोला गया, 4 लगातार विषम संख्याएं। तो इसके आसपास की विषम संख्याएं क्या क्या होगी दोस्तों, 41 होगी और 43 होगी, और क्या होगी इधर 39 होगी और 37 होगी। यानी कि ये 4 संख्याएं हैं, 37, 39 और 41 और 43। तो ये इनकी मध्य की संख्याएं क्या होगी, 40 ही होगी, है ना दोस्तों। इनकी मध्य संख्याएं क्या होगी, 39 और 41 के बीच में 40 ही तो होगी। ठीक है, तो ये आपका औसत है। तो सबसे बड़ी संख्याएं पूछी गई है, विशालतम संख्या, तो आपकी विशालतम संख्या क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी दोस्तों। चलिए इसको हम अब इसी तरीके से करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्याएं क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो है आपका 51, है ना, ये तो है आपकी 51, ये औसत है। तो इनके आसपास की संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, जो सम संख्या में होगी, 50 होगी, 48 होगी, इधर क्या हो जाएगी 52 होगी, और इधर 54 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी 51, जो कि मध्य की संख्या है। तो आपको तीसरी संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो तीसरी संख्या है आपकी 52 है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके क्या है आपका सीधे सीधे शॉर्टकट मेथड इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप उस तरीके से बनाओगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब आप इस प्रकार से आप इसको समझ जाएंगे, आप इसका बेसिक को कि औसत होता क्या है, तो आप इसको क्या है, आप इसको इजीली बिना पेन उठाए आपको कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। ये भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी कि मेरा मूलधन था वो था मेरा P, है ना, तो वह 2 गुना हो गई, यानी कि 2P हो गई। कितने वर्षों में हुई वो, 7 वर्षों में। फिर यह 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना होने पर कितना होगी, ये 4P हो जाएगी। फिर ये 2 गुना होगी तो कितना हो जाएगी, ये 8P हो जाएगी। तो हम 2 गुना करते गए और लास्ट हमें पूछा गया 8 गुना तक, तो यहाँ पे हमारा 8 गुना आ गया। तो ये कितने में हुई, ये 7 वर्ष में ये भी हुई 2 गुना, ये भी हुई 7 वर्ष में 2 गुना।
तो हमें कितना वर्ष लगा, ये 7 वर्ष, 2 7 वर्ष, 3 7 वर्ष, यानी कि 7 या 21 वर्ष हमें 8 गुना होने में लगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, हम इनको 2 गुना करते गए, 8 गुना तक किए, पी के बाद 2p हुआ, फिर अगले 7 वर्ष में 4p हुआ, फिर अगले वर्ष 7 वर्ष में 8p हुआ, यानी कि 8 गुना हुआ। फिर हमारा क्या है, हमारा समय निकल के आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए दोस्तों, हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन का पूछा गया है, तो एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे। चूँकि मिनट में पूछा गया है इस कारण से हम इसमें 60 का गुना कर देते हैं, और 36 मिनट का पूछा गया है तो गुणा 100, तो 6 6 का 36, 6 दाम 60, 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, तो 10/4 आ रहा है, तो 2.5% हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एसएससी के में ही आए हुए हैं, तो ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्याएं क्या है? बोला क्या गया है दोस्तों, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। हम माना कि हमने पहले संख्या मान लेते हैं 30, x मान लेते हैं, पहली संख्या x, उसका 30% हो गया हमारा, और वो 40 दूसरी संख्या y मान लेते हैं, उसके 40% के बराबर है। तो ये काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास जो x और y का जो रेशियो आया वो आया हमारा 4:3 का रेशियो आया। तो यहाँ पे हम 4:3 का रेशियो निकाल लेते हैं। अब बोला क्या आ गया है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तो वो संख्याएं हैं, तो हम इनको क्या है 4x मान लेते हैं, हम इनको भी क्या है x ही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x ही मान लेते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या है हमें इनका योग करना है, इस कारण से हम क्या है इनको सेम ही मान लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में हम ले लेते हैं इनको। तो दोनों संख्याओं के योगफल तो 4x + 3x और उनका 25% यानी कि 25/100, वो कितने के बराबर है, 420 के बराबर है। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये 7x बराबर कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1680 आ जाएगा। 7x बराबर, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, तो 240 हमारा x की वैल्यू आ गई। और सबसे छोटी संख्याएं पूछी गई है, तो दोनों में से छोटी संख्याएं ये वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 0 0, 3 चौके 12, और तो 720 हमारा आंसर आ गया। तो 720 हमारी छोटी संख्याएं हो जाएगी। और अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो हम 4 को 240 से गुणा कर देते। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बड़ी संख्या आ जाती। तो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया है। तो हमें इनका पूर्व वेतन ज्ञात करना है। तो हमारा जो फिलहाल जब 20% की वेतन वृद्धि हुई, यानी कि 5 से 6 की वृद्धि हुई। अब आप ये नहीं पूछना कि 5 से 6 कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये 5 एक्चुअल है, और एक जोड़े तो क्या है, ये हो गया आपकी बात की वैल्यू। तो 5 से 6 हो गया, तो 6 बराबर 24,000, और एक की वैल्यू आ गई वो 6 चौके 24, 4,000। जो एक्चुअल जो उसका पूर्व वेतन था, जो पूर्व का जो वेतन था, जो भूतकाल का जो वेतन था, वो हो जाएगा आपका 4 पंचे 20,000। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी में लगभग आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। 2 बसें हैं दोस्तों, और उन दो बसें हैं वो अलग अलग किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो यात्रा कर रही है। एक जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो पहली बस है ए है वो 45 किलोमीटर, और दूसरी बस है वो बी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है। हम इनको काट लेते हैं, 15 या 45 और 15 चौके 60। तो ये तो आ गई हमारी स्पीड की रेशियो। स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या है, जस्ट उलट होता है, जस्ट इसके विपरीत क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, जब ये 3 से 4 हो रहा है तो जो टाइम हो जाएगा वो 4 से 3 हो जाएगा। और जो इसका अंतर क्या आ रहा है, जो टाइम का अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 4 में से 3 गया, 1 का अंतर आ रहा है। और जो 1 का अंतर आ रहा है जो टाइम का, वो कितने के बराबर है, वो इसके बराबर है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ से क्या है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, दूरी को हम कितनी निकालेंगे, हमारी यात्रा कितनी लंबी है पूछा गया है, यात्रा कितनी लंबी है पूछा गया है, तो हमें क्या दूरी पूछा गया है। तो 11/2 हमारा क्या है रेशियो आया है, यानी 11/2 एक बराबर क्या है 11/2। तो हम इसको गुणा कर देते हैं, फिर ये वाला गुणा कर देते हैं। क्योंकि ये ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा, क्योंकि दूरी बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। जहाँ पे टाइम को गुणा किए और स्पीड को गुणा किए, तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, 90 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका 990 किलोमीटर, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, आपको इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हमें तो टाइम दिया गया है, हमें स्पीड निकालना है, और स्पीड हमारे पास दो दी गई है, जो कि हमें आधी आधी दी गई है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, जब हमें दी गई है आधी आधी, तो हमें क्या निकालते हैं, औसत दूरी निकाल लेते हैं। औसत दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो औसत दूरी का जो फार्मूला होता है, औसत जो चाल निकालते हैं, औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x मान लेते हैं हम पहली संख्या को मान लेते हैं और y दूसरी संख्या को मान लेते हैं। तो 2 गुणे 60 गुणा 45 और 45 प्लस 60 105, 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ से 7 से तो नहीं कटेगा, तो 45 दूनी 90 गुणा 4/7 है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है स्पीड आ गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं टाइम से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 9 गुणे 4/7, और 5 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15/60, 5 या 15, 15 चौके 60, तो 5 चौके 15 का 15, 15 चौके 60, तो 5 चौके 20, 20 से 21, तो 21/4। तो ये 4 से 4 कट गया, 7 से 3 बार में चला गया, तो 3 या 27, तो 270 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से, ज़्यादा झंझट नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में, है ना दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किस साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का, आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा तो क्वेश्चन से आपको क्या है क्लू मिल जाएगा। कैसे, क्या बोला जा रहा है, मूलधन की राशि का, यानी कि मूलधन हमारी क्या हुई 25 हुई और ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का है ना 8/25 हो जाते हो। 8 हमारी क्या हुई ब्याज हुई, तो 8 हमारी क्या हुई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और 25 क्या हुई हमारी मूलधन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100 सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो 25 इंटू हमें और 4 वर्ष की अवधि दी गई है यानी कि टाइम दी गई है, और हमें रेट निकालनी है यानी कि दर निकालनी है, और इधर 8 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, तो दर जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 8% आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार से क्या है अभी प्रैक्टिस करिए, डेली आप मैथ्स की प्रैक्टिस करिए 2 घंटे 3 घंटे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे का फर्शी का क्षेत्रफल 70 मीटर है, 70 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो मान लो कि इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं, हम x को मान लेते हैं और उसकी लंबाई क्या मान लेते हैं 3 मीटर अधिक है, तो x+3 मान लेते हैं। तो इतना तो हमने मान लिया। तो आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो x गुणा x+3 हुआ आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो है क्या है आपका 70 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, x² + 3x बराबर 70। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर लेते हैं, फिर x² - 3x - 70 बराबर 0। तो यहाँ से हम अब 3x को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 3x को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 70 है तो क्या है गुणा करने पर 70 आना चाहिए, और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो किस में तोड़ेंगे हम, किस में तोड़ेंगे दोस्तों, तो हम तोड़ते हैं 10x - 7x। देखिए तो जोड़ने पर घटाने पर 3x आ रहा है और गुना करने पर 70 आ रहा है, -70 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ये x कॉमन ले लेते हैं, फिर x+10 हो जाएगा। यहाँ से हम ले लेते हैं, हम 7 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी x+10 हो जाएगा। दोनों तरफ से माना चाहिए ना, x+10 और x, ये जो है ना यहाँ पे ये सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर, तभी आपका जो ये इक्वेशन है वो सही रहता है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा x+10 तो हमारे एक है ही, तो ये हो गया x - 7 हो गया, तो x - 7 बराबर 0। तो हम क्या है यहाँ पे हम पॉजिटिव को लेते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली x - 7 वाली, तो ये इसकी तो नहीं आएगी पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगी, तो हम इसको लेते हैं। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ गया। तो x बराबर जब हमारे 7 आ गया, तो क्या हो जाएगी हमारी जो चौड़ाई है वो 7 हो जाएगी, और जो लंबाई है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 3 मीटर अधिक है। तो अब हमें परिमाप पूछा गया है दोस्तों, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे वो तो आपको फार्मूला पता ही होगा। फार्मूला क्या है वो आप जानते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाए, तो हम इसे यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो 10 7 17 हो जाएगा, तो 2 × 17 बराबर क्या हो जाएगा 34। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 34 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है दोस्तों, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको जिस प्रकार से करा रहा हूँ, आपको आंसर जिस प्रकार से मैं आपको करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि x और y एक संख्या इतनी की क्या है हमें, तो इनका क्या है, ये 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, x और y है, तो हमें इनका मान ज्ञात करना है और वो x 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, ये 3, 4, 7 और x और y है ना, ये 80 से विभाजित है। तो 80 को हम तोड़ सकते हैं, 80 को हम 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 10 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, इस संख्या को 10 से विभाजित होने के लिए नियम क्या है, नियम यह है कि जो y है यहाँ पे, जो इकाई का अंक है वहाँ पे 0 होना चाहिए 10 से विभाज्य होने के लिए। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 10 का तो सॉल्व हो गया। ठीक है, 10 से विभाज्य करना है तो वो तो हमें सॉल्व हो गया वो। ठीक है, अब हमें 8 से विभाज्य करना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत के जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। कौन कौन से अंक, अंत के 3 अंक, ये वाले अंक, ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो आप ही बताइए यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 आ गया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 से विभाजित होने के लिए, यहाँ पे आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यही हो जाएगा आपका 3, 4, 7, 2 और 0। तो 8 नियम 72 हो जाएगा दोस्तों, और 8 से नियम 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो हमें x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 + 0 = 2। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रोज़ तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका SSC MTS का पेपर भी आपका लगभग पास में है, तो आप डेली तैयारी करते रहिए। ठीक।